नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश में। मैं हूं कृति मिश्रा। हमारे साथ है बेहद खास मेहमान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद कृति जी। सर, सबसे पहले 85th प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, उसका कंक्लूजन हुआ है। बिहार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लोकतांत्रिक प्रैक्टिसेस जो हैं, जो लोकाचार है भारत का। सबसे पहले अगर हम उस वेन्यू की बात करें तो बिहार का कैसा रोल देखते हैं आप, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उनको स्ट्रेंथन करने में? दरअसल हमारे यहाँ 2015 के बाद कई चीजों में बड़े मौलिक और उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। पहली बार हमने कहना शुरू किया कृति जी कि भारत लोकतंत्र की जननी है। हमने ब्रिटेन और अमेरिका और पश्चिमी देशों से लोकतंत्र को आयातित नहीं किया। ये बातें पहले से थी और हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, पर बीच की अवधि में देश भूल गया था। यह से 2014 के बाद आई केंद्र सरकार और साथ अन्य जगहों की सरकारों का है कि आज हम फक्र कर रहे हैं अपने अतीत पर। और जब हम लौटते हैं अतीत की ओर, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, तो जब ये चर्चा होती है तो शिखर पर बिहार का नाम आता है। बिहार जहां ईसा से हजारों वर्ष पहले लोकतंत्र की बुनियाद पड़ी, जहां वैशाली गणराज्य लगभग 7,000 अलग अलग छोटे गणराज्यों से मिलकर के वो व्यवस्था चलती थी, गणराज्य कहे जाते थे। और साथ ही हमारे उससे जुटे मगध साम्राज्य यहां हुआ। उसी दौर में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति बिहार से ही हुई। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में, जैन धर्म में ईसा से लगभग कई सौ सालों पहले श्रेष्ठ वाद विवाद कैसे हो उसके बाकायदे मापदंड दिए गए हैं और उसके अनुसार श्रेष्ठ वाद विवाद वह है जिसमें हम हर पक्ष विपक्ष को सुन करके एक आम सहमति की ओर बढ़ें। उसी तरह लिच्छवी गणराज्य जिसके बारे में हमने चर्चा की, वैशाली, तो गणराज्य कैसे काम करते थे? सामूहिक रूप से बैठ करके हर चीज पर वो खुल करके बहस करते थे, परस्पर विरोधी विचारों के साथ बहस करते थे, पर एक निष्कर्ष पर पहुंचते थे। तो यह धरती लोकतंत्र की स्वरूप में जनेरी कि हमारी रगों में वो धारा है जिसने लोकतंत्र की व्यवस्था का सबसे पहले जन्म यहां दिया, जिसने दो दो दर्शन दिए, जिसने उस मगध साम्राज्य को जन्म दिया जिसका इतिहास भारत का इतिहास होता था कई सौ सालों तक, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, जिसने चाणक्य को दिया, जिसने महान गणितज्ञ और दार्शनिक आर्यभट्ट को दिया। मैं नाम लूं तो अनंत नाम है। वहां से लेकर अगर आप चले तो आप पाएंगी 1857 में कुंवर सिंह पूरे देश में एक तरह से उन्होंने यहां से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अनेक कठिन जगहों पर जाकर के उन्होंने कैसे रहनुमाई 1857 की क्रांति की। 1942 आई है, मैंने कल उल्लेख किया अपने उद्घाटन भाषण में, किसी विधान सभा के परिसर के पास कैसे 7 नौजवानों की तस्वीर लगी है जो 1942 में भारत का झंडा लहराते हुए शहीद हो गए। और अनेक तो क्रांति, बदलाव और उसके बाद भी यह धरती क्रांति और बदलाव की धरती रही है, लोकतंत्र की जननी धरती रही है। यह आजादी के पहले और आजादी के बाद भी देश में पहली बार केंद्र में कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो उसके नायक जयप्रकाश नारायण थे। यहाँ लगभग 36 लोग यहाँ से संविधान बनाने में संविधान सभा में थे। सबसे दूसरे नंबर की रहनुमाई बिहार से थी, राजेंद्र बाबू जैसे लोग। हमारे महात्मा गांधी का आंदोलन 1917 में यहीं से चंपारण से शुरू हुआ। उसके बाद 1942 का मैंने उल्लेख किया। उस बीच लंबा समय असहयोग आंदोलन से लेकर, क्रांतिकारी आंदोलन से लेकर, अब वहां से फिर आए आजादी बाद नक्सल आंदोलन तक, सामाजिक बदलाव के आंदोलन, कर्पूरी ठाकुर का होना, फिर नीतीश जी का आना, बिहार का पुनर्निर्माण। तो बिहार वो अद्भुत धरती है जो आजादी के पहले और आजादी के बाद भी देश के बदलाव के केंद्र में रही है। बिल्कुल, देश के बदलाव के केंद्र में। लेकिन सर, अगर मैं कॉन्फ्रेंस की कुछ थीम्स की बात करूं और पर्टिकुलरली अगर आपकी स्पीच की बात की जाए, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। तो प्रेजेंट सिनारियो में आप इन दोनों मुद्दों को कैसा पाते हैं पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में? दरअसल सबसे बड़ी चुनौती या संविधान के 75 वर्ष होने के बाद
अगर हमको संसद से लेकर विधायिकाओं तक और पंचायतों तक जो बात सीखनी है इस लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए, सिर्फ 75 वर्ष के लिए हमारा संविधान जीवंत न रहे दस्तावेज, आने वाले 7,500 वर्षों के लिए जीवंत हो, 750 वर्षों के लिए जीवंत हो, उसके लिए हमें कैसे आज से एक अलग संस्कृति अपनानी है, वो भी संदेश संविधान हमें देता है। आप देखें, संविधान लगभग 2 वर्ष और 11 महीने के आसपास कुछ चला। उसमें जितनी बैठकें हुई, उन बैठकों में 2022 के लगभग संशोधन प्रस्ताव आए और हजारों वर्ष बाद देश पहली बार एक हो रहा था। आप याद करें, अलग अलग संस्कृतियों के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग मान्यताओं से, रीति रिवाज से आए हुए लोग सब एक साथ हो रहे थे। उन्हीं दिनों बंटवारे की भी पृष्ठभूमि थी, हिंसा की पृष्ठभूमि थी। पर इतनी विविधता के बाद कृति जी, 2200 से अधिक संशोधनों के बावजूद एक पर मतदान न होना, बैठ करके आम सहमति से निर्णय लेना, ये क्या दर्शाता है? जिसका मैंने उल्लेख किया कि बिहार में जो लोकतांत्रिक संस्कृति ईसा से हजारों वर्ष पहले जन्मी, वो इसी वैशाली में, जहां बैठकर गणराज्यों में सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते थे। जैन धर्म ने जो परिभाषा दी कि बेस्ट डिबेट या डायलॉग कैसे होते हैं, या हमारे उससे भी जाए पहले तो ऋग्वेद में सभा और समितियों का उल्लेख मिलता है। तो हमारे यहां जो लोकतांत्रिक स्पिरिट रहा है, उसी लोकतांत्रिक स्पिरिट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने जीवंत रूप दिया और जीवंतता के साथ देश को दिखाया कि हम इतनी विविधताओं के बाद भी हम बैठ करके साथ निर्णय ले सकते हैं। तो हम आज कम से कम बिहार की धरती पर जब ये सम्मेलन कर रहे हैं तो इस स्पिरिट को तो याद रखें। अगर सिर्फ यह स्पिरिट याद रहा तो हम इस लोकतंत्र की जड़ों को और गहरा बना सकते हैं। हमने ये भी उल्लेख किया कि हम उन दिनों को याद करें जब पार्लियामेंट में किसी एक दल का कई दशकों तक सबसे प्रचंड बहुमत हुआ करता था। तभी इस देश में जो पार्लियामेंटेरियंस हुए, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, मीनू मसानी, अनेक, मतलब मैं अगर नाम लूं आपको, हमारे ज्योतिर्मय बसु, पीलू मोदी, मधुलिमय, मधु दंडवते, एरा सेजियन, जॉर्ज फर्नांडिस, हिरेन मुखर्जी, ये सारे लोगों की संख्या कितनी होती थी? दे कैन बी काउंटेड ऑन फिंगर्स। एक तरफ 300-300, 400 लोग हुआ करते थे। तब भी उन्होंने अपने होमवर्क से, अपने काम से, अपनी बातों से, अपने शिष्टता और मर्यादा से सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो ये ताकत होती है अगर सांसद और हम विधायक इस रूप में प्रतिबद्धता से अपनी तैयारी करें, काम करें, एक आदर्श चरित्र के साथ सामने आए। वे कभी बेल में नहीं गए, उन्होंने कभी हंगामा नहीं किया, उन्होंने पेपर नहीं फाड़े, वो कुर्सियों पर नहीं चढ़े। इनमें से किसी व्यक्ति के बारे में आप मुझे बता दीजिए किसी ने ऐसा किया हो। तो वो ताकत, वो मॉरल ताकत, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 51-52 में कहा था, और शायद राज्यसभा के नए सदस्य आए थे या उनकी विदाई समारोह के समय कहा था कि याद रखें कि हम लोग आज यहां जो आचरण कर रहे हैं वही आचरण विधानसभाओं और नीचे पंचायतों तक पहुंचेगा। अगर हमारे आचरण में कोई दोष और त्रुटि है तो नीचे वही रिफ्लेक्ट होगा। यथा राजा तथा प्रजा। बिल्कुल। अगर हमने यह संस्कृति डेवलप की तो कभी हम सपना नहीं देख सकते कि ग्रासरूट पर हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि हम उन आदर्शों से सीखें, उन महान अपने लोगों से सीखें जिन्होंने अपने कन्विक्शन को पहले तरजीह दी। बिल्कुल सर। लेकिन सर, चलते चलते 2 बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो लगातार हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में सुनते आए हैं। पहला मुद्दा है डिस्ट्रप्शन का, और दूसरा मुद्दा है कि लगातार जो संख्या घट रही है दिनों की सेशंस की, आगे आपको लगता है इस पे कोई सहमति बनेगी? क्योंकि ये चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। दरअसल लोकतंत्र में सहमति बनाने और प्रयास करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है जी। और इसी रास्ते, कृति जी, इसी रास्ते 75 वर्षों की हमने यात्रा तय की और सफल यात्रा तय की। जबकि औसत संविधानों की उम्र देश के दूसरे हिस्सों में, दुनिया के दूसरे हिस्सों में आपने सुना, हमारे साथ जो लोग आजाद हुए उसके बाद 19-20 वर्ष है। हम 75 वर्ष तक बहुत मजबूती से, और हमारा लोकतंत्र और नीचे तक गया है, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है।
तो अगर चुनौतियां हैं जो हैं, मैं स्वीकार नहीं कर सकता, जो आप कह रही हैं वो है। हम सभी दलों को आम्बेडकर साहब की बात को ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा कि हमेशा देश का मुद्दा निजी मुद्दों से, दल के मुद्दों से अहम होगा। जिस दिन दल के मुद्दे पहले आ जाएंगे उस दिन हमने दोबारा अपनी आज़ादी खो देंगे और शायद हमेशा के लिए खो देंगे। तो अगर हम अपनी आज़ादी खोने को तैयार नहीं हैं तो हमें उन ताकीदों को याद रखना चाहिए। मैंने पटना में एक और बात कही जो मैं आपकी अनुमति हो तो जोड़ दूं। जी सर। जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगती है, मैंने बात की वित्तीय ताकत का होना। मैंने कहा कि इस पटना का बड़ा मूल संदेश आज की तारीख में देश के लिए है कि यहां चाणक्य ने कहा था कि कोष जो है वो राजकीय व्यवस्था का मूल दंड है, मैंने मूल आधार है। वो उनका बड़ा बढ़िया वो है कोष मूलो दंड, यानी अर्थव्यवस्था। इसी को मार्क्स ने विस्तार दिया था जब मार्क्स ने यह स्थापना दी कि दुनिया का इतिहास या देशों की नियति आर्थिक मुद्दे तय करते हैं। हमने उदाहरण दिया कि यह देश आज याद करे क्या हुआ था 90 में कंगाल होते होते हम लोग बच्चे 20-21 दिन का हमारे पास रिजर्व रह गया था। और मैंने कहा क्यों हुआ था? क्योंकि हमने अतीत से सीखा नहीं। हमने कोट किया आईजी पटेल को, जो भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे कभी 60s में, जो दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट में रहे, जो बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पहले एशियन डायरेक्टर शायद बने। उन्होंने 83-84 के आसपास कह दिया था, उनका कोट मैं आपको बता रहा हूं। जी सर। आईजी पटेल के शब्द थे जी। कहा, ये शायद उसके बाद 85-87 के आसपास कहा उन्होंने, इट इज बिकॉज सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इन द 80s चोज टू एब्डिकेट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द नेशन फॉर द सेक ऑफ शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स। कहा कि लोक लुभावन नारों के लिए विदेशों से शॉर्ट टर्म पर ज्यादा इंटरेस्ट देकर जो लोन लिए जा रहे हैं, ये देश की आर्थिक तबाही का न्योता है, उन्होंने आगाह किया। उसके बाद आने वाले समय में हमारे आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन ने, मोंटेक्सी हलवालिया ने, वाईवी रेड्डी ने, सबने समय समय पर चेताया। और जहां तक मुझे याद है आरबीआई गवर्नर के रूप में मनमोहन सिंह जी ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। मैं उन प्रधानमंत्रियों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 83 ऑनवर्ड्स लगभग 2 कांग्रेस के प्रधानमंत्री, बड़े ताकतवर प्रधानमंत्री, और एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के समय में वित्त मंत्री रहे थे। जी। उन 3 महत्वपूर्ण जो भारतीय राजनीति के किरदार अपने को मानते हैं, उनके कार्यकाल में देश उनके देखते देखते, उनके कामों के कारण, ये मुफ्त की जो सारी चीजें हैं उसके कारण कंगाली पर पहुंच गया। और कौन लोग चेता रहे थे? आईजी पटेल चेता रहे थे, गवर्नर सी रंगराजन जैसे इकोनॉमिस्ट चेता रहे थे, मोंटे का हलवालिया चेता रहे थे, वाईवी रेड्डी चेता रहे थे। ये सब तो एवं बोर्ड लोग हैं ना, इन पर तो सवाल नहीं उठ सकता ना। और अंततः क्या हुआ? देश पहुंच गया कंगाली में। जब कंगाली में पहुंचा तब की एक घटना उल्लेख किया। तत्कालीन कैबिनेट सेक्रेटरी थे नरेश चंद्रा, वन ऑफ द टॉप सिविल सर्वेंट्स ब्यूरोक्रेट्स। जब वो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पास गए, जो उन दिनों प्रधानमंत्री थे, कहा कि सर देश गुलाम बैंकरप्ट होने के कगार पर है, सोना गिरवी रखना पड़ेगा। तो चंद्रशेखर जी के शब्द थे कि मैं उस प्रधानमंत्री के रूप में नहीं याद किया जाना चाहता जो सोना गिरवी रखने के कारण जाना जाए। तो इनके शब्द थे हमारे नरेश चंद्रा के कि सर तब आप याद किए जाएंगे कि देश को जिस व्यक्ति ने जिस प्रधानमंत्री ने कंगाल घोषित किया, बैंकरप्ट घोषित किया। तो इधर कुआं उधर खाई। फिर चंद्रशेखर जी ने कहा देश का सम्मान पहले, हमारी राजनीति की कुर्बानी होगी, मैं जानता हूं। और उन्होंने ये कदम बढ़ाया कि नहीं, कॉन्फिस्केटेड गोल्ड, ये भी मैं बता दूं कि जब्त किया हुआ तस्करी का सोना गिरवी रखकर उन्होंने देश की असमत बताई, पर कह दिया कि हमारा पॉलिटिकल करियर खत्म। और हुआ क्या? जब उन्होंने गिरवी रख करके देश को बचा लिया सोना, और उस वक्त सारे लोगों से बात की, ये सारी चीजें दस्तावेज में हैं, सारे विपक्ष के नेता, राजीव गांधी जी से बात की, अटल जी से बात की, विश्वनाथ प्रताप जी से बात की कि ऐसा करना पड़ा। तो ये सबका काम था, सबने सहमति दी। अटल जी का उसमें कोई वो नहीं था, लेकिन सबकी राय लेकर उन्होंने ये कदम उठाया। पर इन सब लोगों ने बाद में चुनाव में ब्लेम किया कि इन्होंने देश का सोना गिरवी रखा, क्योंकि किसी में नैतिक और वो कठोर साहस करने का वो नहीं था कि हम कदम उठा सके। आज क्या हो रहा है? मैंने कहा करीब करीब 16 राज्य हैं
जिन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए के कैश ट्रांसफर्स लागू किए जी। और हमारी विधायिकाओं में और संसद में भी मैं बहस देखता हूं तो सबकी मांग सुनता हूं कि हर चीज पर खर्च बढ़ा दो, पर कोई नहीं बताता आज तक, कम से कम कृति जी मैंने सुना हो कि आमद कहां से आएगा, पैसा कहां से लाएंगे। घर जैसे चलता है देश भी, मुल्क वैसे ही चलता है। आज क्या ऐसी योजनाओं के लिए जो आप घोषित करते हैं उसके लिए धन इफिशिएंटली रीलोकेट किया गया है, बोरोइंग में वृद्धि हुई है। पिछले महीने यानी दिसंबर में आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सब्सिडीज और कैश ट्रांसफर के जोखिमों को रेखांकित किया। अभी की बात मैं बता रहा हूं, 1 साल पहले आरबीआई ने पुअरली डिजाइंड पेंशन स्कीम के खिलाफ चेतावनी दी। यहां तक कि कुछ मुख्यमंत्रियों और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यह स्वीकार किया कि बिना कर्ज लिए चुनावी पोल प्रॉमिस को पूरा नहीं किया जाता। और मैं उल्लेख करना चाहूंगा, एक अति महत्वपूर्ण, सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के महत्वपूर्ण नेता ने हाल में बहुत अच्छा उनका बयान मुझे लगा। उन्होंने अपने एक राज्य को, क्योंकि ये पुराने जो लोग हैं उनमें एक देश के प्रति कमिटमेंट है, मैं उस रूप में उनके बयान को देखता हूं। अपनी एक राज्य सरकार को कहा दक्षिण में, क्योंकि जो भी इस तरह की योजनाएं आप घोषित करते हैं, जो बोर्ड की दृष्टि से घोषित की जाती हैं, उनका क्या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज होगा, कम से कम ये आकलन कर लीजिए ताकि उसको आप लागू कर सकें। तो हमारे यहां तो होड़ मच चुकी है। इन सारे लोगों से पूछा जाना चाहिए कि पैसे कहां से आएंगे। आज अगर हम रहनुमाई करने वाले लोग अपने अविवेक गिरवी रख देंगे तो भारत का भविष्य क्या होगा। कृति जी, मेरी चिंता ये भी रहती है, क्योंकि मैंने वो दौर देखा है और मैं अपने देश को, हमारे पड़ोसी देशों में जो कुछ हुआ, या हमारा एक पड़ोसी देश जो आज बहुत दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है, वो दुनिया के ऐसे मुसीबत में आ रहे देशों को जिस तरह से नौ साम्राज्यवाद के तहत कॉलोनी बना रहा है, मैं अपने देश की वो नीति नहीं देखना चाहता। इसलिए मैं जानता हूं कि इस तरह की बात करने वाला शायद मैं बहुत कम और अपवाद और बहुत आलोचना के केंद्र में रहने वाला व्यक्ति हूं, पर मैं एक कहना चाहूंगा कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सारी चीजें जो कुछ हो रहा है, ये उस गांधी के सपने के साथ न्याय नहीं है जिसमें उन्होंने सोचा था कि देश के अंतिम आदमी तक देश की जो विकास का अंश है वो कैसे इफेक्टिवली पहुंचे। कि पटना में ये सारी बातें मैंने चाणक्य को याद करके कहा, जिस चाणक्य ने कहा था, जिस व्यक्ति ने यहां पर मिट्टी की राख से निकालकर वो साम्राज्य खड़ा किया जो एक समय में बिहार से निकल करके वो साम्राज्य सिर्फ भारत का ही इतिहास नहीं बना, वो दुनिया के इतिहास में हमारे उत्कर्ष का पीरियड रहा। उसके पीछे का जो मूल दार्शनिक था, उस व्यक्ति ने कहा था कि कोष सबसे मूल है, अर्थव्यवस्था सबसे मूल है। यही बात मार्क्स ने भी कही थी और यही समस्या हमने आज सामना जो हम दौर कर रहे हैं उसमें उसे हम याद करें और सीखें। मैंने यही आग्रह किया। बिल्कुल सर, आपका इंटरव्यू हर बार बहुत सार्थक रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये साक्षात्कार बेहद बेहद महत्वपूर्ण और सार्थक रहेगा, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है कि जैसे घर चलता है वैसे मुल्क चलता है। पैसे खर्च तो आप कर लेंगे, लेकिन कमाएंगे कैसे। इस फूड फॉर थॉट के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से। बहुत धन्यवाद कृति जी, बहुत धन्यवाद। कैमरामैन डीके पांडे के साथ कृति मिश्रा, संसद टीवी, बिहार।